हेलो दोस्तों, लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे हम पर यूनिट सिस्टम। तो पर यूनिट सिस्टम का जो लास्ट टॉपिक था वो था आपका इन थ्री फेज सिस्टम। इन थ्री फेज सिस्टम। तो अब पर यूनिट में ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, हम ये शॉर्ट लेक्चर है, आज हम इसको कंप्लीट कर देंगे। तो थ्री फेज सिस्टम के अंदर दो जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिले थे मैं उनको एक बार रिवाइज कर देता हूँ कि फर्स्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या मिला था आपको कि नेटवर्क जो आपका थ्री फेज का सिस्टम है वो चाहे आपका स्टार कनेक्शन हो या फिर डेल्टा कनेक्शन हो, स्टार हो या फिर डेल्टा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके पास जो लाइन वोल्टेज होगी पर यूनिट में वो सेम होगी किसके, फेस वोल्टेज पर यूनिट में। सेम पैटर्न करंट के साथ भी होगा। लाइन करंट जो आपका पर यूनिट में गिवन है और फेस करंट जो पर यूनिट में होगा वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जबकि जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, जब हम एक्चुअल एक्चुअल जब हम डाटा लेकर के चलते हैं, यानी कि एक्चुअल वोल्टेज हो, एक्चुअल करंट हो, तब ऐसा नहीं होता है। स्टार के अंदर वोल्टेज तो क्या होती हैं, रिलेट करती हैं कैसे, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू रूट 3 वी पी। फेस वोल्टेज से रूट 3 मल्टीप्लाई करके आपको लाइन वोल्टेज मिलेगी। ये किस में होता है, स्टार के अंदर। और स्टार में करंट क्या होता है, सेम होता है, आई एल इज इक्वल टू आई पी। और डेल्टा की अगर हम बात करें तो डेल्टा में जो आपका करंट है वो रिलेट करता है कैसे, आई एल इज इक्वल टू रूट 3 आई पी। और जो आपका वोल्टेज है वो क्या होता है, सेम होता है। ऐसा बनाते हैं अपन नेटवर्क, इस तरह कनेक्शन देते हैं, दोनों क्या हो गई, फेस और लाइन वोल्टेज क्या हो जाती है यहाँ पे, सेम हो जाती है डेल्टा में। जबकि स्टार के अंदर क्या होगा, यहाँ पे आप इस तरह से कनेक्शन दोगे तो वहाँ पे करंट है जो सेम रहेगा, क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो यहाँ पर भी फ्लो करेगा। तो यहाँ पे करंट सेम होता है, वोल्टेज का रिलेशन ये होता है, और डेल्टा में ये दोनों रिलेशन होते हैं। पर जब पर यूनिट सिस्टम में हमने देखा तो क्या फ़ायदा मिला, क्या एडवांटेज मिले कि पर यूनिट में आपकी दोनों वैल्यूज़ क्या होती हैं, सेम होती हैं। तो फर्स्ट रिजल्ट तो हमने लास्ट लेक्चर में यही देखा था। सेकंड रिजल्ट इंपॉर्टेंट क्या आया था हमारे पास कि जो आपकी पर यूनिट में अगर हम टोटल पावर निकालते हैं, थ्री फेस टोटल पावर है, ये क्या है आपकी थ्री फेस टोटल पावर पर यूनिट में, उसका जो फॉर्मूला आता है वो क्या आता है, लाइन पर यूनिट मल्टीप्लाई बाई आई लाइन पर यूनिट। और इसी को हम बोल देते हैं वी फेस पर यूनिट और आई फेस पर यूनिट। तो अब आपको एक्चुअल वैल्यूज़ में तो कौन कौन से फॉर्मूले लगते हैं, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है रूट 3 वी एल आई एल। और अगर आप फेस से कर रहे हो तो करना होता है 3 वी पी आई पी। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आप इन दोनों फॉर्मूले से निकाल सकते हो, दोनों सेम रिजल्ट देंगे, चाहे आप लाइन में वैल्यूज पुट कर दीजिए चाहे आप फेस में वैल्यूज पुट कर दीजिए, ना ही आपको किसी कांस्टेंट से इसे मल्टीप्लाई करना है। तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे जो हमने देखे थे। अब आता है थर्ड, जो थ्री फेज सिस्टम से रिलेटेड। तो आप उसको कंटिन्यूस कर सकते हो कि थर्ड जो पॉइंट आएगा आगे आपको नोट करना है। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जिस तरह से हमने देखा कि सिस्टम के अंदर पावर सिस्टम में जो बेस वैल्यूज थी वो क्या थी, एक तो आपको वोल्टेज गिवन थी और एक आपको गिवन था क्या, टोटल पावर। ऐसे ही थ्री फेज सिस्टम में भी हमें बेस वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होगी। बेस वोल्टेज तो क्या होती है थ्री फेज सिस्टम में, लाइन टू लाइन वोल्टेज, जो भी लाइन वोल्टेज होगी उसी को हम क्या मानेंगे, बेस वोल्टेज मानेंगे। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज क्या हो गई यहाँ पे, बेस वोल्टेज हो गई है। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे बेस केवीए क्या होंगे, क्योंकि आपको अगर इम्पीडेंस निकालना है तो बेस केवीए भी पता होना चाहिए। तो बेस केवीए क्या हो जाएंगे आपके पास, जो भी टोटल थ्री फेस बेस केवीए हैं वही आपके क्या हो जाएंगे, टोटल थ्री फेस जो पावर है वही आपकी क्या हो जाएगी, बेस केवीए हो जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे वी एल, और ये आपका हो जाएगा यहाँ पे एस बी थ्री फेस। वी एल को भी आप लिख दीजिए यहाँ पे बी, बेस वैल्यू। तो लाइन टू लाइन वोल्टेज यहाँ पे बेस वैल्यू होती है, और बेस केवीए क्या होता है, टोटल थ्री फेस पावर है वो आपकी बेस केवीए होगी। अब यहाँ पर भी सेम टाइप का क्वेश्चन बनेगा जैसा आपका पावर सिस्टम में बना था कि आप इम्पीडेंस की पर यूनिट वैल्यू कैसे निकालोगे। तो इम्पीडेंस की अगर आपको थ्री फेज सिस्टम में वैल्यू निकालनी है, आपको ये दोनों वैल्यू पता है, आपको ये दोनों वैल्यू पता है। प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों वैल्यू आपको पता है, वी एल बी और एस बी थ्री फेस। और आपको क्या निकालना है, जेड पर यूनिट निकालना है। तो जेड पर यूनिट कैसे निकालते हैं, हम पहले डिराइव करते हैं। तो जेड पर यूनिट निकालने के लिए क्या करना होगा, एक्चुअल वैल्यू यानी कि ओम डिवाइड करना होगा उसे एस बी सिंगल फेज से, आई फाई से, ठीक है। तो अब आपको ये दोनों वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि पर यूनिट में इंपीडेंस सिंगल फेज के लिए होता है, आपने थ्री फेज में से सिंगल फेज के लिए इंपीडेंस निकालना है पर यूनिट में। तो कैसे निकालोगे, सॉरी यहाँ पे आपको लिखना होगा, ये आपका आ जाएगा जेड फेस में बेस वैल्यू, जेड पी बी हम यहाँ पे लिखेंगे, जेड पी बी। अब ये आपको वैल्यू, जेड ओम की वैल्यू तो आपको पहले पता रहेगी, एक्चुअल वैल्यू। प्रॉब्लम क्या आ रही है कि फेस की जो इम्पीडेंस की फेस में बेस बेस वैल्यू है कैसे निकाली जाए। तो हम इसको निकालते हैं। अब स्टेप क्या थी, फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमको ये फाइंड आउट करना था। तो अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा है, जेड पी बी निकालना है। हमें कोशिश करनी है कि इन दोनों की फॉर्म में आ जाए, जो हमारे पास अवेलेबल है, जो डाटा अवेलेबल है उसकी फॉर्म में फॉर्मूला
बन जाए। तो जेड पी बी कैसे निकाला जाएगा? जेड पी बी के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, ये क्या है, इम्पिडेंस है। इम्पिडेंस की वैल्यू क्या होती है, जैसा हमने अभी तक फॉर्मूले यूज़ किए थे, क्या किया था, वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस लिखते थे हम पावर सिस्टम में। जो हमने अभी पावर सिस्टम वाला फर्स्ट केस देखा था उसके अंदर ये लिखा था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, वी पी बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बी, वन फेस सिंगल फेस का। अब हमें तो थ्री फेस वाला पता है और वी फेस वैल्यू नहीं पता है, हमें लाइन वैल्यू पता है। तो हम इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों तरफ थ्री से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एस बी सिंगल फेस। अब ये थ्री जब अंदर जाएगा तो क्या होगा, रूट थ्री वी पी भी बन जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। नीचे है थ्री एस बी सिंगल फेस। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री इंटू फेस वैल्यू, ये क्या होती है, लाइन वैल्यू होती है वी एल। ये क्या हो गई, वी एल बी स्क्वायर। ठीक है, बी क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि ये बेस वैल्यू है, ये पर यूनिट वैल्यूज नहीं है। पर यूनिट तो हमें निकालनी है, इसके लिए हमने ये सारी वैल्यूज कैसी ली है, बेस वैल्यूज ली है। तो बेस वैल्यूज में वी एल बी स्क्वायर लिख दिया। नीचे क्या आ जाएगा, थ्री इंटू सिंगल फेस पावर, तो टोटल क्या हो गया, टोटल थ्री फेस पावर की बेस वैल्यू। तो आपके पास टोटल फॉर्मूला क्या बन के आ गया यहाँ पे, इसको कंबाइंड हम क्या लिख सकते हैं अब, कि अगर आपको यहाँ पे निकालना है जेड इम्पिडेंस का फॉर्मूला अगर आपको चाहिए तो आप क्या लिखोगे अब, जेड पर यूनिट, इसको हम और थोड़ा डार्क कर लेते हैं, ये हो जाएगा जेड पर यूनिट इज इक्वल टू जेड ओम, डिवाइड करना है हमें बेस वैल्यू से। बेस वैल्यू क्या है, वी एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस थ्री फेस बेस वैल्यू। क्या होगा, जेड ओम मल्टीप्लाई बाई एस बेस वैल्यू थ्री फेस में डिवाइडेड बाई वी लाइन वैल्यू बेस वैल्यू की फॉर्म में। तो ये आपके पास हो गया जेड पर यूनिट का फॉर्मूला। ये आपको कमिट टू मेमोरी कर लेना है, सी टी एम। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, पर यूनिट में वैल्यू निकालनी थी। तो आपने क्या किया, आपको पता है कि आपके पास दो चीज़ें अवेलेबल थी, एक तो लाइन वोल्टेज अवेलेबल थी बेस की फॉर्म में, और एक आपके पास टोटल पावर अवेलेबल थी बेस फॉर्म में। तो आपको इन दोनों को यूज़ करना था, तो आपने इस तरह से इसको फाइंड आउट कर लिया। तो ये हो गया किसका, इम्पिडेंस का फॉर्मूला। अब इसी तरह से आपको सपोज यहाँ पे करंट की पर यूनिट वैल्यू निकालनी है। करंट की पर यूनिट वैल्यू अगर आपको निकालनी होगी तो करंट की बेस वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी। तो करंट की बेस वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, क्या फॉर्मूला होता है, एस बी सिंगल फेस डिवाइडेड बाई वी फेस। ये करंट कौन सा है, फेस करंट है। तो फेस जो आपके टोटल वोल्ट एम्पियर है उसको डिवाइड कर देंगे किससे, फेस वोल्टेज से। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं है, हमारे पास अवेलेबल क्या है, एस बी थ्री फेस डिवाइडेड, और इसके अलावा क्या अवेलेबल है, लाइन वोल्टेज। तो इस फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें, इन दोनों चीज़ों में। कैसे कर सकते हैं, एस बी सिंगल फेस क्या होगा, एस बी थ्री फेस डिवाइडेड बाई थ्री, और वी पी बी क्या होगा आपका, वी एल बी बाई रूट थ्री। यहाँ से क्या बनेगा, एस बी थ्री फेस डिवाइडेड बाई थ्री, और यहाँ पे रूट थ्री आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, वी एल बी। रूट थ्री से रूट थ्री कैंसिल होगा, कितने टाइम्स होगा, रूट थ्री टाइम्स। तो ये आ गया एस बी थ्री फेस डिवाइडेड बाई रूट थ्री वी एल बी। तो ये हमने निकाल लिया बेस वैल्यू का फॉर्मूला। तो हमने देखे कि हमारे पास थ्री फेज सिस्टम में टोटल वोल्ट एम्पियर अवेलेबल था और लाइन वोल्टेज अवेलेबल थी। तो उनकी हेल्प से हमने करंट की बेस वैल्यू भी निकाल ली और हमने इम्पिडेंस की बेस वैल्यू भी निकाल ली। वो क्या आई थी, वी एल बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एस बी थ्री फेज। तो यही चीज़ आपको न्यूमेरिकल में यूज़ करनी है, या तो आप फॉर्मूला याद रखिए या फिर आप इसको एट दैट पॉइंट ही निकाल लीजिए, क्योंकि सब सारी पर यूनिट में सेम फॉर्मूला चलता है। पर यूनिट निकालनी है तो आपको एक्चुअल वैल्यू चाहिए और बेस वैल्यू चाहिए। अब एक्चुअल वैल्यू तो आपको पता होती है जो आपको न्यूमेरिकल में गिवन होगी। जब भी आपको पर यूनिट वैल्यू निकालनी हो तो आपको सिंपल सा है, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं है, सपोज आप सब कुछ भूल चुके हो, दो चीज़ें तो याद है कि पर यूनिट वैल्यू के लिए दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, एक उसकी एक्चुअल वैल्यू, एक उसकी बेस वैल्यू। ठीक है, अब हमें देखना है कि न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है। सपोज न्यूमेरिकल में आपको एक्चुअल वैल्यू दी हुई है, अब आपको बेस वैल्यू निकालनी होगी। तो बेस वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे आप, बेस वैल्यू निकालने के लिए पहले कोशिश करेंगे कि आपको क्वेश्चन में ही दी हुई है तो डायरेक्टली क्या ले लेंगे, रेशो ले लेंगे, तो आपको पर यूनिट मिल जाएगा। अगर आपको न्यूमेरिकल में बेस वैल्यू नहीं दी हुई है तो हम देखेंगे किस चीज़ की बेस वैल्यू दी हुई है। जैसे ज़्यादातर केस में क्या होती है, टोटल पावर की बेस वैल्यू गिवन होती है और वोल्टेज की बेस वैल्यू गिवन होती है। तो इन दोनों के थ्रू हम जिस क्वांटिटी की बेस वैल्यू निकालना चाहते हैं वो क्वांटिटी की बेस वैल्यू निकालेंगे। कैसे, नेटवर्क के सिंपल फॉर्मूले की हेल्प से। तो ये किया जाता है पर यूनिट सिस्टम में, हम सारे चैप्टर में यही किया है। और ज़्यादातर केस में आपसे इंपीडेंस की वैल्यू पूछी जाती है। इंपीडेंस की वैल्यू के लिए आपको एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करना है बेस वैल्यू से।
बेस वैल्यू का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है और बाकी के फॉर्मूले मैंने आपको ऊपर भी लिखवाए थे, जैसे पर यूनिट का ये रहा। एक लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, वो भी आप लिख लीजिएगा। हमने क्या क्या रिजल्ट देखे कि ट्रांसफॉर्मर में प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड का पर यूनिट में जो इंपीडेंस आता है वो सेम होता है। ये किसके लिए देखा था? सिंगल फेज के लिए। थ्री फेज सिस्टम में हमने देखा कि कनेक्शन चाहे स्टार हो डेल्टा हो तो लाइन फेस वोल्टेज सेम होती है, लाइन फेस करंट सेम होता है, यही देखा था। तो अब इन दोनों का रिजल्ट कंबाइन करके हम बोल सकते हैं कि जो आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर है उसमें प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में रेफर किया हुआ इंपीडेंस पर यूनिट फॉर्म में सेम होता है, चाहे कनेक्शन स्टार हो कनेक्शन डेल्टा हो। क्योंकि हमने देखा है थ्री फेस में कनेक्शन कैसे कैसे होते हैं, डेल्टा डेल्टा हो सकते हैं, स्टार स्टार हो सकते हैं, डेल्टा स्टार हो सकता है, स्टार डेल्टा हो सकता है। तो ये चार टाइप के कनेक्शन पॉसिबल हैं। इन चारों ही टाइप के कनेक्शन में अगर आपने डाटा पर यूनिट में लिया हुआ है तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी साइड में रेफर करते टाइम उसको चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको बिना विदाउट चेंज किए ही आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। पर यूनिट में क्या होता है? सेम होता है। एक्चुअल वैल्यूज में नहीं होता है, बेस वैल्यूज में नहीं होता है। स्टेटमेंट सुन लेना, एक्चुअल वैल्यूज सेम नहीं होती हैं, बेस वैल्यूज भी सेम नहीं होंगी, बट सेम क्या होगा? पर यूनिट वैल्यूज सेम होती हैं। ये हमने अभी देखा है। और ये अगर हम मैथमेटिकली सोचे तो ऐसा पॉसिबल है, ऐसा करने के लिए हमें ड्राइव की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि पर यूनिट वैल्यूज क्या होती है? रेशो होती हैं। और रेशो भी कैसी चीज़ों का है? जो सेम वैल्यूज हैं। जैसे हमने देखा इंपीडेंस की अगर हम पर यूनिट वैल्यू निकालेंगे तो ऊपर भी क्या आएगा? इंपीडेंस ही आएगा। एक्चुअल वैल्यू में आएगा, नीचे किस में आएगा? बेस वैल्यू में आएगा। तो होता क्या है कि कोई कांस्टेंट जो होता है, जो उसके फॉर्मूले में कोई कांस्टेंट आता है तो वो क्या हो जाता है? ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। इसी वजह से लाइन वैल्यू फेस वैल्यू के सेम आ जाती है। ऐसे ही करंट का लाइन करंट फेस करंट के सेम आ जाते हैं। किस केस में? पर यूनिट वैल्यूज में। ठीक है। तो ये जो है रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं, नहीं तो याद नहीं रख सकते हो तो इनको डायरेक्टली स्टेटमेंट की फॉर्म में समझ लीजिए क्या क्या होता है। और इम्पीडेंस की वैल्यू का ज़्यादा क्वेश्चन आता है तो इम्पीडेंस की वैल्यू तो आप अब डिराइव भी कर सकते हो न्यूमेरिकल में देख करके। इसके दो टाइप के क्वेश्चन हैं जो मैं आपको सेगमेंट टू के फिनिश होने के बाद कराऊंगा। फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको इम्पीडेंस को बेस वैल्यू चेंज कर देते हैं, तब आपसे निकाला जाता है क्या? इम्पीडेंस पूछा जाएगा कि बेस वैल्यू, पहले वाली बेस वैल्यू में इम्पीडेंस पता होगा पर यूनिट में, सेकंड वाली बेस वैल्यू में पूछेगा कि अब कितना इम्पीडेंस होगा सेम इम्पीडेंस को अगर सेकंड सिस्टम में इम्प्लीमेंट करते हैं तो, जैसा मैंने आपको पर यूनिट के फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो वो चीज़ पूछी जा सकती है। दूसरे टाइप के क्वेश्चन क्या बनेंगे आपसे? पर यूनिट सिस्टम में सब कुछ दिया होगा, पूरा एक क्वेश्चन होगा जो किसी और चैप्टर का होगा, फॉल्ट का हो सकता है, लोड फ्लो का हो सकता है, आपके पावर फैक्टर कंपनसेशन का हो सकता है। वहाँ पे आपको बीच में पर यूनिट सिस्टम की ज़रूरत होगी, तो उस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो ये एक मैथमेटिकल टूल है जो पावर सिस्टम में यूज़ होता है। तो अब लास्ट स्टेटमेंट और लिखेंगे हम कि द पर यूनिट इम्पिडेंस per unit impedance refer to either side of a three phase transformer is the same irrespective of the three phase connections, whether they are डेल्टा डेल्टा या फिर हो सकता है आपका स्टार स्टार कनेक्शन, या फिर आपका हो सकता है डेल्टा स्टार या फिर स्टार डेल्टा, कोई भी कनेक्शन हो। सब में हमको क्या देखने को मिलेगा कि जो है प्राइमरी सेकेंडरी साइड का रेफर जो रेजिस्टेंस है, सॉरी इम्पीडेंस है पर यूनिट फॉर्म में, वो क्या होगा? सेम होगा। तो ये स्टेटमेंट हो गए सारे पर यूनिट से रिलेटेड। पर यूनिट जो आपका टॉपिक है इसके अंदर मैंने आपको इतना इसलिए कराया है क्योंकि एक सिंपल फॉर्मूले से भी काम चल जाता, एक्चुअल वैल्यू डिवाइडेड बाई बेस वैल्यू। बट उस फॉर्मूले को कराने के बाद न्यूमेरिकल्स के अंदर मुझे ये सब चीज़ें वापस से ड्राइव करनी होती। जब मैं एक एक न्यूमेरिकल कराता तो मुझे सब चीज़ें टॉपिक्स क्या करने होते? ड्राइव करने होते। इसलिए हमने क्या किया है कि थ्योरी को ही इस तरह का बना दिया है जिसमें आपके सारे पॉसिबल जो पर यूनिट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं वो एक साथ कंबाइंड आ जाएं। अब हम कभी कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो अब हमें सोचने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमने वो चीज़ पहले ही ड्राइव की हुई है।
तो हम उसको डायरेक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप उसके फॉर्मूले को याद रखो, कोई भी फॉर्मूला मैंने बताया उसको याद रखो, क्योंकि सारे फॉर्मूले क्या हैं, 2 लाइन के अंदर क्या हो जाते हैं, डिराइव हो जाते हैं। तो आपको याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ज़्यादा क्या याद रखना है, वो एक फॉर्मूला याद रख सकते हो जिसमें हम इम्पीडेंस को एक बेस वैल्यू से दूसरे बेस वैल्यू में पर यूनिट की फॉर्म में निकालते हैं, जो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। उसको आप याद रख सकते हो। उसके लिए भी मैंने आपको 2 तरह से डेरिवेशन कराया था। जो सेकंड डेरिवेशन था कि जब कोई चीज़ किसी के प्रोपोर्शनल होती है तो हम क्या लिख देते हैं, v1/v2 इज इक्वल टू k1/k2, इस फॉर्म में लिख सकते हैं अगर v प्रोपोर्शनल k है तो। उसी तरह से हमें पता है कि जो इम्पीडेंस होता है पर यूनिट फॉर्म में वो किसके प्रोपोर्शनल आता है, z इंटू ऊपर क्या आ जाता है आपके पास एस बी और नीचे क्या आ जाता है वी स्क्वायर, यही आता है। ऊपर क्या आएगा एस बी और नीचे क्या आएगा वी स्क्वायर। तो एस बी के तो प्रोपोर्शनल है और वी बी के रेसिप्रोकल है। तो z1/z2 पर यूनिट की फॉर्म में इज इक्वल टू हो जाएगा sb1/sb2 मल्टीप्लाई बाई vb2 डिवाइडेड बाई vb1, यही होगा। तो इसको हमने यूज़ करके वो फॉर्मूला निकाल लिया था। इसके क्वेश्चंस हम देखेंगे जब आपका ये जो है आपका फिनिश कंप्लीट हो जाएगा सेगमेंट 2, तब कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर के जो टॉपिक होंगे वो क्या होंगे, एच तो हम एच को कंटिन्यू करेंगे। तो एच मोस्टली थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसमें हमें कुछ फंडामेंटल टर्म समझनी है, उसकी एप्लीकेशन, क्यों हम एच को इम्प्लीमेंट करते हैं, पहले वो रीज़न समझेंगे। फिर उनको सॉल्व कर एच कितने टाइप का कनेक्शन होता है, कौन कौन से कनेक्शंस किए जाते हैं एच में, और जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं हमने एसी के अंदर जो आ रही थी वो सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, उन सॉल्यूशन का हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा एच होगा। सो थैंक यू।